अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड वी आर स्टडिंग इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। आज की क्लास में हम ऑडिटिंग के कुछ रैंडम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू, देन ऑडिट एविडेंस, असर्शंस एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में हम बार बार बात करते भी रहते हैं, तो आज इनके ऊपर बात करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू। हम जब से शुरू से ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, हमने ट्रू एंड फेयर व्यू ये बात करते आ रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर भी अपना जो ओपिनियन देता है वो उसी के बारे में देता है। ठीक है कि हमारा जो ऑडिटिंग जो भी कितनी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिटर चेक करता है, एट द एंड वो बताता है अगर क्लीन रिपोर्ट है देन ऑडिटर विल से ऑल द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो फिर कहता है एक्सेप्ट, आगे दीज उन अकाउंट्स के नाम बताता है। ठीक है, इन अकाउंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें बार बार इस चीज की एक हम रिपीटिशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम इनको सेपरेटली देखते हैं। ट्रू का क्या मतलब है और फेयर का क्या मतलब है। ठीक है, ट्रू मीन्स इंफॉर्मेशन विच इज फैक्चुअली करेक्ट, मतलब कि जो चीज किसी फैक्ट की बेस पे हो। ठीक है, जेन्युइनली कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, कोई किसी फेक ट्रांजैक्शन या डमी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने बात की थी, जहाँ पे हमने मिस एप्रोप्रिएशन और मैनिपुलेशन पढ़ा था। तो वहाँ पे आपको याद होगा डमी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी हमने बात की थी। तो उसमें इसमें ट्रू का मतलब होता है कि वाकई ही वो काम हुआ हो। ठीक है, फैक्ट की बेस के ऊपर हो। उसमें दूसरी चीज़ ये है कि दिस इंफॉर्मेशन कन्फर्म्स विद स्टैंडर्ड्स, लेजिस्लेशंस एंड अंडरलाइंग रिकॉर्ड। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड्स हैं वो भी उसको कंफर्म करते हो, लेजिस्लेशंस जो हैं वो भी कंफर्म करती हो, और अंडरलाइंग रिकॉर्ड मतलब जो कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पोर्टिंग वाउचर्स हैं, इनवॉइसेस हैं, वो भी उसको वेरीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन, वो जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो ट्रू है। ठीक है, उसमें कोई फेकनेस नहीं है। नेक्स्ट इज फेयर। फेयर मीन्स क्लियर, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। हो सकता है कि कोई अकाउंट ऐसा है, फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि ट्रू है लेकिन फेयर नहीं है। ठीक है, हो सकता है जनरली कोई अकाउंट हुआ, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुई है फाइनेंशियल अकाउंट्स के, तो किसी ट्रांजैक्शन की बेस पे, लेकिन आगे बायसनेस मौजूद है। ठीक है, आगे उसके अंदर वो क्लियरेंस नहीं है, वो डाउट, कोई उसकी डबल मीनिंग आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो फेयर नहीं होती। जिस तरह आमतौर पर आप कुछ दो लोगों के दरमियान कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसको उस वक्त फेयर डिसीजन कहा जाएगा जब किसी के साथ बायसनेस ना हो। एक आपका दोस्त है तो आपने उसकी साइड लेकर आपने उसके फेवर में बात की है, तो ऐसे उसको फेयर डिसीजन नहीं कहते, क्योंकि आपने उसमें बायस्ड डिसीजन लिया है। लेकिन जहाँ पे आप अनबायस्ड डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब है जो दोनों के लिए फेयर डिसीजन होता है, उसे कहते हैं अनबायस्ड। तो फेयर का मतलब कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई हैं, मैनेजमेंट ने जो काम किया हुआ है वो सारा फेयर है। उसके अंदर किसी किस्म की बायसनेस नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स द कमर्शियल सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो कि वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस की उनकी सब्सटेंशियलिटी मौजूद है, उनकी सपोर्टिंग वाउचर्स मौजूद हैं। ठीक है, उनके अंदर किसी किस्म की आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग है। देखें, अगर एक देयर इज़ अ पर्सन जो कि चेक बनाता है, ठीक है, जिसने पेमेंट करनी है, लेकिन जो सपोर्टिंग वाउचर्स हैं वो उसने नहीं बनाने, वो जो उसके लिए कोई और जो है ना वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो इसलिए देयर आर लेस चांसेस ऑफ एरर एंड और फ्रॉड। ठीक है, उसमें इस तरह की बायसनेस नहीं आ सकती। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का सिंपल मतलब क्या हो गया? ट्रू मतलब फैक्ट, जो चीज़ फैक्ट की बेस पे हो, और फेयर का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ क्लियर हो, उसके अंदर कोई आधी बात ना की हो। ठीक है, या बायसनेस ना हो, तो उसको कहते हैं हम फेयर, ट्रू एंड फेयर। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है कि हम इसमें IFRS और जो भी लोकल लेजिस्लेशंस होती हैं इनको फॉलो करते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, हमने इनके अकॉर्डिंगली चलना होता है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू देखना होता है, यही हमारा सब्जेक्ट है। ऑडिट में क्या और काम होता है, यही होता है ना कि कि ऑडिटर एक किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक ही ये करता है कि वो आर दे ट्रू एंड फेयर और नॉट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट।
ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। ऑडिटर ने जिस तरह का ऑडिट किया है, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, कितना उसने ऑडिट एविडेंस लिया है, कितना उसने डिटेल में काम किया है, ठीक है, चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया है उसने, वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट या मटेरियल फाइनेंशियल अकाउंट से उनको चेक किया है, तो वो उसके ऊपर बेस कर रहा है कि उसके ऊपर वो कितना कॉन्फिडेंट और सेटिस्फैक्ट्री है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन दे। There are some aspects to consider. The first is that all presentations and disclosure requirements of applicable financial reporting framework been made. इसमें यह होता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस और डिस्क्लोजर्स हैं जो कि IFRS के मुताबिक होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट का ये काम बनता है कि मैनेजमेंट उनके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू होने के लिए लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो मटेरियल एसेट्स बिन ओमिटेड एंड लायबिलिटी बिन ओमिटेड, ठीक है, कि किसी किस्म का एसेट या लायबिलिटी ओमिट नहीं होना चाहिए। कहीं कोई एसेट ख़रीदा है और उसको ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन की ही नहीं गई, मतलब उसमें अकाउंटेंट ने ओमिट कर दिया, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये भी एरर में आएगा। तो इसका मतलब है कि वो ट्रू एंड फेयर नहीं है। इसी तरह से अकाउंटिंग पॉलिसीज बीन फॉलोड, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको फॉलो किया जाए। तो जब फॉलो करेंगे तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू की तरफ जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो हम उस साइड से हट जाएंगे। नेक्स्ट इज नो अंडर ओवर वैल्यूड, जितने भी आपने एसेट्स को वैल्यू करके लिखा हुआ है, किसी की कास्ट लिखी हुई है, किस तरह से चीज़ें डेप्रिशिएट हो रही हैं, अकाउंट्स किस तरह मैनेज किए हुए हैं, तो उसमें अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं करना। जिस तरह हमने अभी पीछे बात की है ना कि फेयर वैल्यू करनी है, बायसनेस ना हो, आपने किसी चीज़ को अंडर वैल्यू कर दी या ओवर वैल्यू कर दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज अनयूजुअल और एक्सेप्शनल केसेस शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अगर कोई किसी किस्म का अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं या एक्सेप्शनल केसेस हैं तो उनको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाए, उनके साथ उस केस को लगाया जाए कि ये प्रॉब्लम हो गया था, हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट डैमेज हो गया आपके वेयर हाउस में, इन्वेंट्री ख़राब हो गई है, तो उस लॉस को उसके साथ मेंशन किया जाए सेपरेटली, जो कि उसका एक प्रूफ होगा कि ये एक्सेप्शनल एक चीज़ है जो कि आम तौर पर नहीं थी और हमें एक लॉस हुआ है। तो उसके बारे में ऑडिटर को मुश्किल नहीं होगी ऑडिट एविडेंस लेने में, कि वो न्यूज़ में देख लेगा या किसी भी कहीं से भी वो देखेगा, तो मैनेजमेंट भी उससे अवेयर होगी कि हमारा ये लॉस हुआ था और ये अलहदा से उन्होंने जो मैनेजमेंट है उसने इसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि अभी आखिरी 2-3 क्लासेस में हमने इसके ऊपर बात करना स्टार्ट की है। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इट इज़ अ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय एन ऑडिटर टू फॉर्म एन ऑडिट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इसकी बेस पे क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कंक्लूजन्स देता है, ठीक है, और उसी कंक्लूजन के ऊपर उसको ओपिनियन बेस कर रहा होता है। इन सिंपल वर्ड्स कि जिस इंफॉर्मेशन की बेस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है उसे हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑब्वियसली एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट या किसी कोई असर्शंस हैं, ठीक है, असर्शंस का मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है मैनेजमेंट, उसके अगेंस्ट जितनी भी एविडेंसेस होने चाहिए, उसके सपोर्टिंग वाउचर्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इतने एनफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि ऑडिटर को सेटिस्फाई कर दें, ऑडिटर उसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाए कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उन एविडेंसेस की बेस पर, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर ऑडिटर सेटिस्फाई होता है कि ये चीज़ सही काम कर रही है और फिर उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन बेस करता है। तो इसका हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से हमारे पास ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होने चाहिए, इसके अंदर कम ना हो। फॉर एग्जांपल, एक ऑडिटर को किसी भी असर्शन के अगेंस्ट, असर्शन में आपको बताता हूँ आगे क्या होता है, किसी भी असर्शन के अगेंस्ट किसी ऑडिटर को एविडेंसेस चाहिए, 4 एविडेंस चाहिए, 5 एविडेंस चाहिए, जितने में वो सेटिस्फाई हो जाए और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस असर्शन के अगेंस्ट, तो उस हिसाब से अगर उसको 5 एविडेंस चाहिए तो अगर उसको 4 मिलते हैं तो इसका मतलब है एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। अगर 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी ट्रांजैक्शन है कोई, तो अगर 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 6 चाहिए, तो उतने ही जब पूरे होंगे उसका मतलब है कि ये सफिशिएंट है क्वांटिटी में। और अप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी,
कि वो जो ऑडिट एविडेंस है वो जेन्युइन हो, उसमें किसी किस्म की फेकनेस ना हो, ठीक है, उसको उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएट, या उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक हो। उसके पेपर क्वालिटी की तो बात नहीं हो रही ऑब्वियसली, इसमें यही होता है कि वो जेन्युइन हो, ठीक है, उसके अंदर कोई फोटो कॉपीज या पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स ना बता दिए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। कंपोनेंट्स मतलब ऑडिट एविडेंस किस किस तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट एविडेंस के लिए इंटरनल कंफर्मेशंस लेता है, कंपनी के अंदर देखता है कि कौन कौन से मुझे यहाँ से एविडेंस मिल सकते हैं। तो अगर वो उन पे सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिस तरह हो गया हमारा जनरल रजिस्टर हो गया, लेजर हो गया, जनरल लेजर हो गया, इनवॉइसेस होंगी, वाउचर्स हो गया। तो जो कंपनी के पास रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग का, वहाँ से ऑडिटर जो होता है एविडेंस देखता है और एविडेंस लेता है। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मैंने आपको बताया, एक तो इंटरनल होगी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा, दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो वो कंफर्मेशंस लेता है या कंपनी के रिकॉर्ड में चेक करता है। एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, द फर्स्ट वन इज सफिशेंसी। सफिशेंसी में क्या होता है, जो हमने अभी बात की कि ऑडिट एविडेंस सफिशेंट होने चाहिए। इसमें मैं आपको अगर बताऊं कि जिसको हमने पहले बात की है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि ऑडिटर जो है वो अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते हुए जितने एविडेंसेस चाहिए वो जब तक उसको नहीं मिल जाते तब तक सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। वो बहुत जल्दी कन्विंस नहीं होता, वो जब जब तक उसको पूरे एविडेंसेस नहीं मिलेंगे तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज आल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑब्वियसली जब ऑडिट एविडेंस रिलायबल होगा तब ऑडिटर सेटिस्फाई ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस तरह आप देख लें तो हमने अभी इंटरनल कंफर्मेशन और एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात की है। तो एज़ कंपेयर टू इंटरनल कंफर्मेशन, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। अगर जो ऑडिटर है वो क्या कर लेता है कि बैंक से डाटा ले लेता है, बैंक थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसका जो कि अपना अकाउंट्स मैनेज कर रही है। तो उस अकाउंट के अंदर जो जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है उस कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका डाटा ले लेगा कि हमारी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट क्या है, हमारी कंपनी की बैंक से पेमेंट कौन कौन सी हुई हैं, तो उसके जितना भी डिटेल वो लेना चाहे। तो बैंक से अगर कंफर्मेशन लेगा तो ज़्यादा रिलायबल होगी, या फिर कोई सप्लायर है, कस्टमर है, वहाँ से लेटर भेज दिया जाए कि हमें हमारी कंपनी का रिकॉर्ड चाहिए, जो हम आपके साथ हमारी डीलिंग्स हुई हैं हम टैली करना चाह रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका जो आपकी कंपनी में डेबिट है वो उनका क्रेडिट होना चाहिए, जो उनका डेबिट है आपका क्रेडिट, मतलब आपने, क्योंकि आपने उनसे या कुछ ख़रीदा है या उन्हें कुछ बेचा है, आपके कस्टमर हैं या सप्लायर हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से टैली होकर चीज़ें सामने आ जाती हैं, वहाँ पे कोई किसी किस्म का एरर या फ्रॉड का चांसेस नहीं होते। तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन या एक्सटर्नल कंफर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है। अच्छा, इंटरनल कंफर्मेशन में भी तीन तरह के एविडेंसेस होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं विजुअल एविडेंस, कि आपने अब खुद देखा, ऑब्जर्व किया, अपने देख कर चीज़ों को समझा ऑब्जर्वेशन से, वो आपका एक विजुअल एविडेंस होता है कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है वर्बल एविडेंस, आपने कुछ पूछ लिया, आपको कहा जा रहा है कि जी स्टोर से जो है ना कुछ भी अगर इशू कराना हो तो उसके लिए अप्रूवल ज़रूरी होता है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में लिखा हुआ है, आप देखना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट भी होता है कि नहीं। तो आप जाके स्टोर कीपर से पूछ लेते हैं, वो आप अगर देखते हैं कि वहाँ पे वाकई ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो रही है, कि अप्रूवल के साथ चीज़ें आ रही हैं, जो उनके प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कि रिटर्न है उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, तो वो आप फिर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वर्बल कंफर्मेशन होती है। और तीसरी होती है रिटन कंफर्मेशन, जिस तरह से दिखा दिया जाए कि देखें अगर हम हमारे यहाँ स्टोर से अगर कोई भी चीज़ या वेयर हाउस से इन्वेंट्री अगर शिफ्ट करनी है या वहाँ से चीज़ इशू करवानी है, तो उसके लिए ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट की यहाँ पे अप्रूवल होती है, उसके बाद ये सारा कुछ होता है, तो रिटन आपको एक एविडेंस मिल जाता है। तो रिटन एविडेंस जो होता है वो विजुअल एंड वर्बल एविडेंस से ज़्यादा रिलायबल होता है इंटरनल कंफर्मेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
रिलायबिलिटी में आप यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेस्ड ऑन नेचर। इसमें अभी मैंने आपके साथ ये हम तीनों बात कर दी, विजुअल एविडेंस, वर्बल या ओरल एविडेंस एंड रिटन एविडेंस। और नीचे आ रहा है ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिलायबिलिटी में यही हमारा मेन कंसर्न होता है कि डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल। फोटो कापीज या अपना इस तरह का डॉक्यूमेंट हो जो देखने में फेक लग रहा हो, जो किसी कंपनी का नहीं है, इसके ऊपर सीरियल नंबर कोई नहीं है, तो उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो रिलायबल नहीं होती। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट एसेंशियल एलिमेंट इज रेलेवेंसी, कि हमारे जो ऑडिट एविडेंस है वो रेलेवेंस भी हो, कि आपको अगर इस ईयर या फलां जिस मंथ और डेट का आपको एविडेंस चाहिए, उसी मंथ और डेट को कि आपको उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस मिलने चाहिए। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा है कि जी मुझे इसका एविडेंस चाहिए, तो आपको लास्ट ईयर का या किसी और मंथ का उठा के दे दिया जाए तो वो रेलेवेंट नहीं होता। ठीक है, तो रेलेवेंसी को लाजमी देखना है कि फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को कोई ट्रांजैक्शन हुई है या वट एवर किसी भी डेट को कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसमें क्या है कि आपको उसी डेट के वाउचर्स या उसके हिसाब से वाउचर्स चाहिए, रेलेवेंट हों जो उसके साथ। ठीक है, उसके ऊपर उनका जो सीरियल नंबर है वो मेंशन होते हैं क्रॉस में। जिस तरह से परचेज ऑर्डर है तो उसका GRN के ऊपर नंबर और GRN और इन दोनों का, सेल्स इनवाइस का, कस्टमर जो आपके सप्लायर ने आपको इनवाइस सेंड किया, उन सब का जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो वाउचर के अंदर भी मेंशन होते हैं। तो जब ये चीज़ें क्रॉस में एक दूसरे के इस तरह मेंशनड होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें आपस में रेलेवेंट है। ठीक है, जिस तरह हम लोग एक दूसरे को जान पहचान के लिए एक हमारे नाम होते हैं, नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अपने सीरियल नंबर से जाने जाते हैं। आप कोई भी चेक है किसी बैंक में, कितने मिलियंस ऑफ चेक जो होते हैं वो उनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेकिन आपका जो चेक है उसका जो सीरियल नंबर है वो किसी और चेक का सीरियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज असर्शन, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। असर्शन किसे कहते हैं? गूगल पे आप चेक करें तो असर्शन का क्या मतलब होता है? असर्शन मीन्स अ कॉन्फिडेंशियल और फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। मतलब कि असर्शन ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कि दावा करना, किसी चीज़ का दावा करना, फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। ये गूगल की डेफिनेशन है। हम देखते हैं ऑडिट में असर्शन किसे कहते हैं। ऑडिट असर्शंस आर द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट क्लेम्स एंड रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। जितने भी कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिस्क्लोजर्स का मतलब जो कि पब्लिक में एक कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, उन्हें बताती है, पब्लिकली अनाउंस करती है अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का देख लें ना, कोका कोला का देख लें, नेस्ले का देख लें, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, पब्लिकली मिल जाएंगी, उनकी वेबसाइट पे ये चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्लेम्स होते हैं इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, और वो क्या किसके बारे में, उनकी जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बारे में, कि ये चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं जो, तो उसको हम कहते हैं असर्शन। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ कि मैनेजमेंट की क्लेम्स, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, सारे अकाउंट्स को IFRS और जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली बनाना। तो मैनेजमेंट के क्लेम्स होते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी हमारे डिस्क्लोजर्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, वो सारे ठीक बनाए गए हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के, वो इस चीज़ का क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं असर्शन। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में आप देखें तो इन्वेंट्री का आइटम है, इन्वेंट्री अगर वहाँ पे 2 मिलियन 3 मिलियन की इन्वेंट्री लिखी हुई है जी। ठीक है, अब ये क्या है, ये असर्शन है कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री मौजूद है। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना उस चीज़ की, कि इतनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास मौजूद है, तो इसका मतलब होगा इससे बहुत सारी असर्शन सामने आती हैं। एक तो असर्शन ये है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा ये है कि ये सारी कैलकुलेशंस के बाद, मतलब जो लास्ट ईयर की एंडिंग इन्वेंट्री थी और इस ईयर में जो इन्वेंट्री हमारी, फॉर एग्जांपल हमने परचेज़ की है, सेल की है, कोई डैमेज हो गया, वट एवर, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, उसके बाद जो हमारी इन्वेंट्री क्लोज होके सारी कैलकुलेशंस के बाद आई है, तो कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद इसके अंदर कंप्लीटनेस है। ठीक है,
कंप्लीट कैलकुलेशंस के बाद ही हमारी इन्वेंट्री, जो कंपनी की इन्वेंट्री यहाँ पे इतनी शो हो रही है, एक ही वैल्यू के साथ इतनी सारी असर्शंस हमारे सामने आ रही है। थर्ड नंबर पे क्या है कि इतनी इन्वेंट्री उसके इख्तियार में है, मतलब कंपनी हैज अ राइट ऑन दैट इन्वेंट्री। अगर वो लाइबिलिटी शो हो रही है तो फिर कंपनी की ऑब्लिगेशंस में है वो। अगर एसेट साइड पे कुछ शो हो रहा है वो कंपनी का राइट है, लाइबिलिटी साइड पे हो रहा है तो वो कंपनी की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, मैनेजमेंट ने जितनी भी उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ये असर्शंस है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, वहाँ जितना रिकॉर्ड दिया होता है तो हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट असर्शंस होती हैं, एक क्लेम्स होते हैं मैनेजमेंट के। ये सारी चीज़ें ये मौजूद हैं, इनके अंदर वैल्यूएशन ठीक हुई है, कैलकुलेशन ठीक हुई है, IFRS को फॉलो कर रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, हम आगे इनको डिटेल में देखते हैं। असर्शंस अराउंड ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, अगर आप बात करें कि P&L जो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें देखें तो उसके जो अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू है, हमारा एक्सपेंस है, तो उसकी असर्शंस क्या होती हैं? एक कंप्लीटनेस, कि इसकी बैक पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वाउचर्स हैं, वो सारे कंप्लीट हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पूरे प्रोसेस के बाद ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने बात की, तो कंप्लीटनेस है। दूसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब कि जो हमें फिगर नज़र आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ट्रांजैक्शंस में जो फिगर है वो एक्यूरेट है, उसके अंदर वो कोई ख़राबी नहीं है, मतलब थोड़ा ही नहीं बताया हुआ, ये कम ज़्यादा नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, एक्यूरेट है। थर्ड है अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है वो जेन्युइनली हुई भी है। ठीक है, जिस तरह हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ट्रू एंड फेयर में, कि जेन्युइनली अकरेंस उसकी हुई है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन कोई डमी ट्रांजैक्शन नहीं है, उसकी अकरेंस है, तो तभी हम कोई भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो उसमें हमारा ये उसके ऊपर असर्शन ऑटोमेटिकली एक माइंड में आती है कि ये चीज़ हुई है तभी लिखी गई है। नेक्स्ट इज कट ऑफ। कट ऑफ होता है कि कौन से पीरियड से लेके कहाँ तक। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का एक होता है ना अकाउंटिंग पीरियड होता है, आप जनवरी से लेके दिसंबर तक है, ठीक है, या आपका जुलाई से जून तक है, तो कितना आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, तो कट ऑफ पीरियड क्या है, कट ऑफ कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, तो जो उसके ऊपर डेट लिखी होती है तो उससे अंदाज़ा होता है बैलेंस शीट के ऊपर या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मंथली इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उसका लिखा होता है मंथली स्टेटमेंट है और इस डेट से है। ठीक है, उसका कट ऑफ पीरियड बताया गया होता है, तो वो भी एक असर्शन होती है ऑटोमेटिकली कि हाँ जी ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए मैनेजमेंट ने बनाई हैं, तो ये ऑब्वियस हैं, तो उनको चेक किया जाता है कि ये जितनी असर्शंस हम उस एक इन्फॉर्मेशन को देख के हमारे जहन में आ रही हैं, इनके अगेंस्ट हमारे पास इन असर्शंस के अगेंस्ट एविडेंसेस मौजूद हैं या नहीं, ये होता है ऑडिट। ठीक है, क्लासिफिकेशंस, कि जिस चीज़ को डेबिट करना था डेबिट की है, जिसको क्रेडिट करना था क्रेडिट की है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन IFRS के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि उसको कहाँ प्रेजेंट करना है, करंट एसेट्स में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स में क्या आएगा, लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, ये ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ें ग्रॉस प्रॉफिट उसमें CGS में आएंगी, कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगी। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक्सपेंसेस किस तरह कौन कौन से पहले हमने उनको डिडक्शन करनी है, फिर EBIT आता है, इंटरेस्ट एंड टैक्स बाद में होता है, तो फिर उसके बाद किस वो सारी जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो IFRS और जितने भी हमारे कंपनीज एक्ट 2017 है उसके अकॉर्डिंगली हो। तो ये सारी असर्शंस जो हैं वो ट्रांजैक्शन के अराउंड होती हैं। नेक्स्ट है assertions around assets, liabilities and equity balance at the period end inventory balance। तो बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनके लिए हमारे पास ये तकरीबन अराउंड 6 असर्शन होती हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है CWOP। CWOP कह लें या उसके अलावा भी इसको डिफरेंट आप उसके साथ अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं, ये कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब कि जितने भी असेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी बैलेंस शो हो रहा है, रिटेन अर्निंग में क्या आ रहा है, ऑनर्स इक्विटी क्या है, अगर कोई कैपिटल अनाउंस किया है कंपनी ने तो फिर वो भी चेंज होगी, तो कंप्लीटनेस मौजूद है सिस्टम के अंदर। ठीक है, इन्वेंट्री की एग्जांपल लेते हैं ना कि पीरियड एंड पे इन्वेंट्री क्या है, तो इन्वेंट्री में कंप्लीटनेस होगी, इसके बैक एंड पे जितनी भी कैलकुलेशन है सारी कंप्लीटेड हैं। एग्जिस्टेंस कि हमारे वेयर हाउस में उतनी इन्वेंट्री मौजूद भी है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, सेकंड क्या है, जिस तरह से आप देखें कि लास्ट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में असर्शंस देखी थी उसमें अकरेंस था,
क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस की असर्शंस थी ना, ट्रांजैक्शन के ऊपर यही असर्शन होती है कि ये चीज़ हुई है, अकरेंस है। लेकिन जो बैलेंस शीट के आइटम है, एसेट है, लायबिलिटी है, तो उसके ऊपर क्या हमारी असर्शन होती है? एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपकी ऑफिस सप्लाईज लिखी हुई हैं, फर्नीचर लिया आपने, या कोई भी किसी किस्म का एसेट लिया है, या कोई लायबिलिटी है, कोई किसी किस्म का कंपनी ने लोन ले लिया है, लायबिलिटीज़ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, अकाउंट पेबल्स पे कोई ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उसमें उसकी एग्जिस्टेंस होती है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, ये दोनों में था। एक्यूरेसी की जितने भी आपकी आगे वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक्यूरेट हैं और उसके अंदर कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, कि जिन एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, बैलेंस शीट के आइटम्स को आपने वैल्यू किया है, उन्हें एलोकेट किया है, वो भी ठीक ही है, ठीक है। मतलब कि किसी आपने इस तरह से फिक्स एसेट होते हैं जो जितने एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, तो उनकी वैल्यूएशन किस तरह से हो रही है, तो वो एलोकेट हो सके। जिस तरह से अब देखें, अब कंपनी ने एक एसी खरीदा है, पहले कंपनी का एसी ख़राब हुआ है, नया एसी खरीद लिया, तो पहले वाला एसी जब डिस्पोज होगा, वो जिस भी कम कीमत पे सेल होगा, तो उसमें क्या होगा कि आप एलोकेट करेंगे, इतनी कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन है और इतनी वैल्यू में वो डिस्पोज हुआ है, उस फिर आप उसकी ट्रांजेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूएशन भी इसकी ठीक हुई है, ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं उनकी सब की वैल्यूएशन ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक असर्शन होती है, वो भी वो ऑडिटर देख लेता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये मैंने बात की, एसेट्स के ऊपर राइट है और इसके ऊपर लायबिलिटीज़ की ऑब्लिगेशन है। मतलब कि जो अगर कोई अकाउंट्स पेबल लिखे हुए हैं, तो मतलब कि ये कंपनी की ऑब्लिगेशंस में है। कहीं पे कैश लिखा हुआ है, तो मतलब ये उस कंपनी का राइट भी है इसके ऊपर। तो ये असर्शंस ऑटोमेटिकली आती हैं। लास्ट इज प्रेजेंटेशन, वो जिस तरह हमने पहले बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी वैसे ही जितने भी हमारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो प्रेजेंटेशन भी इसके उनको फॉलो किया गया। ये मल्टीपल किस्म की असर्शंस हैं जो कि एक किसी भी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट हमारे जहन में आती हैं। फिर इन असर्शंस के को देखते हुए इनके ऊपर ऑडिट एविडेंस लिए जाते हैं। जब ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है। अगर सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर ऑडिट एविडेंस मिल जाएं, वो सफिशिएंट भी हों ऑडिट एविडेंस और अप्रोप्रिएट भी हों, तो उसका क्या एट द एंड क्या होता है कि ऑडिटर सेटिस्फाई होता है और वो क्लीन रिपोर्ट देता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? बहुत सिंपल है। हमने ऑडिट का जो स्टेजेस पढ़े थे उसमें हमने बात की थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। ऑडिटर जब ऑडिट प्लान करता है, उसमें रिस्क असेसमेंट करता है ऑडिटर, कि ऑडिट रिस्क को चेक करता है कि इस कंपनी के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद जब वो एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है कि अगर किसी कंपनी के अंदर इफेक्टिव कंट्रोल, ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ का कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है, तो वो उसके ऊपर उस वक्त तक ट्रस्ट नहीं करता जब तक वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल या कंप्लायंस टेस्ट नहीं कर लेता। ये क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड्स टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट वेयर स्ट्रेंथ इन कंट्रोल इन्वायरमेंट्स आर यूज्ड बाय ऑडिटर टू रिड्यूस कंट्रोल रिस्क। अच्छा, इसमें यही बताया गया है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का जो इन्वायरमेंट होता है कि किस प्रोसीजर के तहत काम होगा, उसको चेक किया जाता है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं, जो कि कंट्रोल सिस्टम है, वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। और वहाँ पे वो ऑडिटर जो होता है अपना कंट्रोल रिस्क मिनिमाइज करने के लिए उन स्टैंडर्ड्स को देखता है, उन कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करता है, ताकि अगर वो इफेक्टिव हों तो फिर वो उन पर ट्रस्ट करके ट्रांजैक्शंस को कंसिडर कर सके। अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसका मतलब है फिर वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, फिर उसको डिटेल में जाना पड़ेगा, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें द होल पर्पस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज टू असेस द कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क देखना होता है, जिसको हम जिस तरह हमने बात की ऑडिट रिस्क। अगर कंट्रोल रिस्क का मतलब ये होता है कि जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल है वो वीक है, ठीक है, वो स्ट्रांग नहीं है। जितना वीक होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, टेस्ट लगाता है और इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो ठीक है, वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद फिर वो उसके ऊपर ट्रस्ट करके फर्दर आगे जाता है और एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर उसका एक रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट करता है और फिर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू करता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर बेस कर रही होती हैं, ट्रांजैक्शंस
ठीक है, जितना भी इसका अकाउंटिंग सिस्टम होता है उस पर उसके ऊपर बेस कर रही होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन से आगे प्रोसेस होकर बनती हैं। इफ़ ऑडिटर एक्सपेक्ट द इंटरनल कंट्रोल इज इनइफेक्टिव देन इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। जितना इनइफेक्टिव होगा इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग की अमाउंट को बढ़ा देता है। ठीक है, उसकी डिटेल में जाने शुरू हो जाए, वाउचिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर आता है, तो उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है जितना वो इनइफेक्टिव होता है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है उसकी हम आगे देखते हैं डिटेल्स। ऑडिटर लुक एट टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिज़ाइन। पहले वो किसको देखता है? कंट्रोल डिज़ाइन को, कि कंपनी के अंदर किसी भी जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उसके अंदर जो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो ठीक है या नहीं, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। ठीक है, और दूसरा चीज़ है वो जो डिज़ाइन किया गया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इफेक्टिवनेस के बारे में, कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या नहीं। हाउ वाज द कंट्रोल अप्लाइड? आपने बना तो लिया, पेपर पे तो लिख लिया पेज के ऊपर, अप्लाई कैसे कर रहे हैं? बाय whom वाज द कंट्रोल अप्लाइड? कौन है रिस्पॉन्सिबल जिसने वो अप्लाई करना है? मैनेजर जो अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, इसको भी वो देखता है। उससे फिर उसको मज़ीद चीज़ों की समझ आती है कि कितना ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो रहा है। वाज द कंट्रोल अप्लाइड कंसिस्टेंटली? कंट्रोल सिस्टम है वो एक मंथ में अप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद छोड़ दिया अप्लाई करना, अब कंपनी दोबारा उसके ऊपर काम कर रही है, तो इसमें क्या हुआ? कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी फिर भी वो उसके ऊपर रिलाई नहीं करे, उसको इफेक्टिव नहीं समझेगा। उसको कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और डिज़ाइन को भी वो देखता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल सिस्टम के अंदर ऑडिटर चेक करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, एक तो होता है इंक्वायरी, कि वेयर हाउस में जाकर उसने काउंटिंग कर ली कि कितनी कितनी हमारे पास पड़ी हुई है इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री लिखी हुई है कि इतनी इन्वेंट्री है हमारे पास, और उसके उसने बाकी कंट्रोल सिस्टम में देख लिया कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, तो वेयर हाउस में चला जाएगा, वहाँ पे काउंटिंग कर लेगा, वहाँ के लोगों से पूछ लेगा। तो कंट्रोल सिस्टम को वो इस तरह से चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी करता है पहला। ठीक है, इंक्वायरी पहला वो एक टाइप है कि इंक्वायरी के जरिए वो करेगा। सेकंड है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस तरह की? सेल्स हुई है तो सेल की इनवॉइसेस कहाँ हैं, ठीक है, उन इनवॉइसेस को देखेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करेगा, उनके सीरियल नंबर मैच करेगा। ठीक है, वो देखेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, ओरिजिनलिटी क्या है उनकी, ठीक है, रिलायबल हैं, कितने रिलायबल हैं, क्या है, और थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये उसका दूसरा हो सकती है टाइप कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए। थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि पीरियोडिक काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। अगर की कंपनी है वो बताते हैं कि हमारी कंपनी में जो इन्वेंट्री की काउंटिंग है कि कितनी इन्वेंट्री वेयर हाउस मौजूद है, वो हम पीरियोडिकली करते हैं। वो ऑब्जर्व करेगा कि इतने टाइम, अगर हो सकता है कोई ऑडिट है 6 मंथ के अंदर उसने ऑडिट करना है, और कंपनी को कहती है कि हम मंथली करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो वो देखेगा कि इस महीने उन्होंने काउंटिंग की है या नहीं। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन से भी वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। थर्ड इज री परफॉर्मेंस। री परफॉर्मेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस तरह होता है कि अगर कोई बैंक रिकन्सिलेशन है, कंपनी ने बैंक रिकन्सिलेशन बताई है कि जी हमारे ठीक है, ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में बताया गया होता है ना कि बैंक स्टेटमेंट और कंपनी का जो अकाउंट है वो मैच कर रहे हैं। तो ऑडिटर ये भी कर सकता है कि एक मंथ का कंपनी का रिकॉर्ड निकालता है और साथ में बैंक स्टेटमेंट भी निकालता है कंपनी के सारे रिकॉर्ड की, तो उसको खुद रिकन्साइल कर लेता है, बैंक रिकन्सिलेशन खुद कर लेता है, रीपरफॉर्म या रिकैलकुलेट करता है, और फिर देखता है कि वही चीज़ आ रही है या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सम टाइम ऐसे भी होता है कि कंप्लायंस टेस्ट या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए ऑडिटर किसी टास्क को, कंपनी के काम को खुद करता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ को सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि ये काम सही परफॉर्म हुआ है या नहीं, वो उसको रीपरफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये 4 किस्म की टाइप्स हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। तो ये क्या होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक था हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।